नमस्कार, सभी को सुप्रभात। पुनः आपका स्वागत है ई लेक्चर की श्रृंखला में। और आज हम फिर से जो फंडामेंटल राइट्स हैं अपने संविधान के भाग 3 में जो प्रदत्त अधिकार हैं उनमें हम समानता का अधिकार पढ़ रहे हैं। काफ़ी विस्तृत अपने आप में काफ़ी वाइड है ये। तो आज इसका आर्टिकल 16 हम लेंगे। आर्टिकल 16 जो है समानता के अधिकार के तहत वो किस तरह के प्रावधान करता है। ये आर्टिकल अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसके साथ, इसी आर्टिकल के साथ जो आरक्षण संबंधी प्रावधान हैं जो भारत में काफ़ी राजनीतिक चर्चाओं के विषय रहे हैं वो भी इसी में सम्मिलित हैं। तो थोड़ा सा इंटरेस्टेड है आपके लिए, और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप पुनः तैयार होंगे अपने कॉपी पेन के साथ, अपनी डायरी के साथ, ताकि आप वीडियो को पॉज कर सकें बीच बीच में और अपने जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो उनको मेंटेन कर सकें। मैंने आपकी कमेंट्स का काफ़ी ध्यान रखा है। आपने अपने कमेंट्स में ये बताया था मुझे कि बोर्ड पे लिखने में, मिटाने में टाइम लगता है, तो मैंने इस बार ट्राई किया है कि मैं पहले से ही जो कंटेंट आज डिलीवर होने वाला है उसको लिख के रखूं ताकि इसमें समय कम लगे। तो मैं अनुच्छेद 16 की बात करूंगा आज आपके सामने, और अनुच्छेद 16 के जितने प्रावधान मूल संविधान में थे, जितने प्रावधान बाद में जोड़े गए, वो सभी हम सम्मिलित करेंगे। 16 को मैं शामिल करूँ और शुरू करें हम लोग। उससे पहले हम थोड़ा सा ये ध्यान दे लेते हैं कि आर्टिकल 14-15 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। देखो, आर्टिकल 14 था वो अपने आप में खूब वाइड था। वो बात करता है, आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता की और विधियों के समान संरक्षण की। तो अपने आप में वाइड था, हर तरह की विधि उसके दायरे में है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था 15। तो 15 केवल कुछ आधारों पे भेदभाव न करने के लिए राज्य को निर्देशित करता है। तो वो भी थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि 14 बहुत विस्तृत था, 15 थोड़ा सा इसका दायरा है वो संकुचित हो गया है, और 16 का जो दायरा है वो 15 से भी थोड़ा सा और संकीर्ण है, हम ये कह सकते हैं। और ये केवल लोक नियोजन में भेदभाव को प्रतिषेध करता है। तो हमारा जो आज का आर्टिकल है, आर्टिकल 16, उसका शीर्षक होगा लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन को आप सरकारी नौकरी बोल सकते हो, सार्वजनिक सेवाएं बोल सकते हो, या राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उनको बोल सकते हो। आर्टिकल के जो 6 क्लोज हैं वो हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला जो हमारा इस व्याख्यान का जो पहला राउंड होगा उसमें हम इस आर्टिकल के प्रावधान हैं केवल उनका अध्ययन करेंगे। अगले राउंड में इन प्रावधानों से संगत जो भी प्रावधान आरक्षण संबंधी संविधान में किए गए हैं और जो भी न्यायपालिका के निर्णय इसमें आए हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। तो 6 जो इसके क्लोज हैं, सब क्लोज हम बोल सकते हैं इनको, उनको देखते हैं। पहले देखो, अनुच्छेद 16 का जो पहला क्लोज है वो पहला क्लोज कहता है कि नागरिकों को राज्य के अधीन नियोजन में अवसर की समानता होगी। तो उसमें 2 चीज़ें अपने को मेंशन करनी है। एक तो देखो नागरिकों को, तो नागरिकों का मतलब है यहाँ पे कि केवल भारतीय सिटीजन्स, व्यक्तियों को नहीं बल्कि नागरिकों को राज्य के अधीन नियोजन में, यानी सेवाओं में, नौकरियों में अवसर की समानता होगी, उनके लिए बराबर अवसर उपलब्ध रहेंगे। तो 2 चीज़ें देखनी है अपने को। एक तो नागरिक, केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही ये अनुच्छेद उपलब्ध है। इसके तहत जो कार्यवाही होंगी वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। दूसरा देखो, राज्य के अधीन। तो राज्य के अधीन का मतलब हो गया ये जो यहाँ पे अवसर की समानता होगी, ये राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं, सार्वजनिक जो सेवाएं हैं, ये हम कह सकते हैं सरकारी नौकरियां हैं, उनमें ही है। यानी आरक्षण का ये प्रावधान है, ये केवल सरकारी सेवाओं में है, निजी क्षेत्र में नहीं हो सकता। इसका पहला प्रावधान ये है। दूसरा प्रावधान है इसका, अनुच्छेद 16 का जो क्लोज नंबर 2 है वो है, सार्वजनिक नियोजन में राज्य नागरिकों के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंशानुक्रम एवं निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। देखिए, 16 का जो क्लोज नंबर 2 है वो आपको अनुच्छेद 15 की याद दिलाएगा। अनुच्छेद 15 जो है वो आपको 5 आधारों पे नागरिकों के साथ भेदभाव करने का प्रतिषेध कर रहा है, मनाही कर रहा है, केवल 5 आधारों पे। तो केवल 5 आधार कौन से थे? देखो, हमने पहले वाले आर्टिकल 15 में पढ़ा है। जो 5 आधार थे वो थे जाति, लिंग, धर्म, वंश, या हम ये कह सकते हैं मूल वंश, और जन्म स्थान। इनके आधार पे भेदभाव नहीं होगा। अब यहाँ पे इस आर्टिकल में, आर्टिकल 16 का जो क्लोज 2 है, इसमें इसको थोड़ा वाइड किया गया है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि सरकारी जो नौकरियाँ हैं या सरकारी जो सेवाएं हैं उनमें न केवल वो 5 स्थान पहले वाले, बल्कि 2 स्थान और ऐड कर दिए हैं। केवल इन 7 आधारों पे भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये इसका मूल भाव है। तो 2 नए जुड़े हैं। आर्टिकल 15 में जो 5 आधार थे जिन पे अपने को भेदभाव नहीं करना था, राज्य को भेदभाव नहीं करना था, अन्यथा तो फिर व्यक्ति है वो कोर्ट की शरण में जाएगा, तो उसमें से 2 और जोड़ दिए गए हैं। तो देखो, धर्म उसमें शामिल था, मूलवंश भी शामिल था, जाति भी था,
लिंग भी था और जन्म स्थान था। ये 5 तो अनुच्छेद 15 में मिल जाएंगे, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। नया जो आया है दो शब्द और आए हैं, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम को हम उद्भव भी बोल सकते हैं, ओरिजिनिटी, उद्भव, और निवास का आधार, यानी निवास के आधार पर भी और वंशानुक्रम या उद्भव के आधार पर भी राज्य है वो भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इस आर्टिकल को समझने से पहले भी हम ध्यान देंगे कि केवल जो शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, केवल, ये जो केवल शब्द है ना, ये केवल शब्द भी हमें देखना है कि केवल धर्म पे भेदभाव नहीं होगा, केवल मूल वंश के आधार पे भेदभाव नहीं होगा, केवल जाति के आधार पे नहीं होगा, केवल लिंग के आधार पे, केवल जन्म स्थान और वंशानुक्रम के स्थान पे भेदभाव नहीं होगा। तो केवल का मतलब है अन्य आधारों पे भेदभाव किए जा सकते हैं। तो ये है 16 का क्लोज 2, जिसमें इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। अब हम बात करते हैं 16 के क्लोज 3 की। देखो 16 का क्लोज 3 जो है वो कुछ प्रावधान करता है, वो देखते हैं। 16 का क्लोज 3 है वो ये प्रावधान कर रहा है कि संसद को ये अधिकार होगा कि वह निवास संबंधी आधार तय कर सकती है। यानी ऊपर वाले 2 खंड हैं, इसमें विभेद बिल्कुल प्रतिषेध बनाया गया है, बिल्कुल समानता की बात करी गई है। लेकिन अब तीसरे क्लोज में आते आते इसमें कुछ छूट देनी शुरू हो गई है। इसको हम ये तो नहीं बोल सकते कि ये इसका अपवाद है, लेकिन इसमें कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं संसद को। संसद को ये अधिकार होगा कि वह निवास संबंधी आधार तय कर सकती है, यानी निवास के जिस आधार पर हम भेदभाव का प्रतिषेध कर रहे हैं, इस मामले में कुछ छूट है वो संसद को दी गई है। संसद किन्हीं पिछड़े क्षेत्रों या राज्यों में उनके विशेष जो निवासी हैं या उनके निवासियों को समानता दिलाने के लिए, बाकी जो राज्य हैं उनसे समान करने के लिए निवास संबंधी कुछ कानून बना सकती है। तो यहाँ पे संसद को छूट दी गई है। और मैं यहाँ पे ये बता दूँ आपको कि एक विधेयक पास हुआ था 1957 में भारतीय संसद से, लोक नियोजन एवं निवास संबंधी अपेक्षाएं अधिनियम 1957। लोक नियोजन एवं निवास संबंधी अपेक्षाएं अधिनियम 1957। इस अधिनियम से क्या हुआ था? इस अधिनियम से संसद ने एक तो ये कर दिया कि संविधान लागू होने से पहले की जो कुछ विधियां थी या संविधान के बनने के बाद में भी कुछ विधियां थी, कुछ ऐसे कानून थे राज्यों के जिसमें मूल निवासियों व अन्य निवासियों के साथ भेदभाव किए जा रहे थे, ऐसे सभी कानूनों को समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम से? लोक निवास संबंधी अपेक्षाएं अधिनियम 1957 के माध्यम से। तो संसद को ये ताकत मिली हुई है और इसी अधिनियम से उन्होंने क्या करा, इसी अधिनियम से इन लोगों ने जो पहले के कानून बने हुए थे, जो निवास संबंधी कुछ मामलों में नागरिकों के साथ भेदभाव कर रहे थे या विभेद पैदा कर रहे थे, उनको सबको समाप्त कर दिया गया। और कुछ राज्य हैं उनके लिए विशेष निवास संबंधी योग्यताएं तय कर दी गई। उसमें से हिमाचल प्रदेश एक है, मणिपुर, त्रिपुरा, और एक क्षेत्र था आंध्र प्रदेश का तेलंगाना। आंध्र प्रदेश अभी तो तेलंगाना एक अलग राज्य के रूप में है, लेकिन उस समय 1957 में आंध्र प्रदेश का एक भाग था तेलंगाना। तो तेलंगाना के निवासियों के लिए सरकारी जो सेवाएं हैं उनमें अवसर की समानता प्रदान करने के लिए उनको इसमें कुछ प्रावधान किए गए थे। यद्यपि कोर्ट ने फिर समय समय पर क्या करा, इस अधिनियम की कुछ बातों को खारिज कर दिया और कोर्ट ने यह कहा कि भाई आप जब निवास संबंधी योग्यताएं तय करते हो तो निवास संबंधी योग्यताएं तय करने में आप संपूर्ण राज्य के लिए कर सकते हो, राज्य के किसी एक भाग के लिए नहीं कर सकते। तो तेलंगाना था, वो आंध्र प्रदेश का एक भाग था। तो इस तरह से क्या हुआ कि संसद को ये अधिकार मिला कि वह निवास संबंधी योग्यताओं में, यहाँ पे जो बात हो रही है कि निवास के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, तो उसमें कुछ संशोधन वो कर सकती है। लेकिन अपने को ध्यान देना है, इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ऐसे कानून जो सरकारी नौकरियों में निवास संबंधी विभेद पैदा करते हैं, ऐसे सभी कानून राज्य विधानसभाएं नहीं बनाती हैं, बल्कि ये अधिकार किसको मिला हुआ है? संसद को। केंद्रीय विधायिका या केंद्रीय व्यवस्थापिका संसद ही वो कानून बना सकती है जिसमें किसी राज्य के लोगों को नौकरी देने के मामले में विभेद किए जा सकते हैं और वो विभेद तर्कसंगत होने चाहिए। तो ये था इसका क्लोज 3। तो संसद को कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं किस मामले में? निवास संबंधी योग्यताएं तय करने के मामले में। अनुच्छेद 16 का जो क्लोज 4 है, चौथा क्लोज है, वो है राज्य को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में जिनका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है के लिए नियुक्ति व पदों के आरक्षण में प्रावधान करने का अधिकार है। इसमें 2 बात सामने आई अपने पास। एक तो राज्य को यह अधिकार मिला हुआ है, क्या अधिकार मिला हुआ है? राज्य को यह अधिकार मिला हुआ है कि राज्य की नज़र में अगर राज्य को यह लगता है कि कुछ पिछड़े वर्ग हैं इस राज्य में, कुछ विशेष वर्ग हैं जिनको सरकारी नौकरियों में या राजकीय सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला हुआ है, तो वो उसके लिए विशेष उपबंध कर सकता है। अब आप देखो, ऐसा ही एक क्लोज है, वो क्लोज है 15(4), अनुच्छेद
15(4), जिसमें भेदभाव की मना की गई है। तो अनुच्छेद 15(4) का जो क्लोज था वो संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, पहले के माध्यम से, लेकिन हमें उस बहस में नहीं जाना है, हमें ये देखना है 16(4). तो एक तो देखो, एक सवाल बनता है कंपटीशन के हिसाब से कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो आरक्षण का ग्राउंड या आधार तैयार करता है, तो उसका आंसर आएगा अनुच्छेद 15(4), क्योंकि 15(4) में सबसे पहले ये बात जोड़ी गई थी कि राज्य को ऐसे अधिकार हैं कि वो पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ हैं, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। तो ये दार्शनिक जो आधार है, इसका फिलोसॉफिकल ग्राउंड बनता है, वो आर्टिकल 15 से बनता है इसका आरक्षण का, और फिर 16(4) में इसको सुस्पष्ट कर दिया गया है। तो 16(4) की भाषा को पुनः देखते हैं हम। राज्य को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में, नागरिकों का वो वर्ग पिछड़ा होना चाहिए, नंबर 1 बात, जिनका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। राज्य को ये लगना भी चाहिए कि इन वर्गों के लोग हैं वो सरकारी सेवाओं में न्यून हैं, कम हैं, अपेक्षाकृत कम है, के लिए नियुक्ति व पदों के आरक्षण में प्रावधान करने का अधिकार है, नियुक्ति के मामले में, और उनके लिए कुछ पद हैं वो रिजर्व करने का राज्य को अधिकार दिया गया है। तो ये है आर्टिकल 16 का क्लोज 4। अब 16 का जो क्लोज 4 है उसमें 2 क्लोज और जोड़े गए हैं बाद में, उनकी बात हम अंत में करेंगे व्याख्यान के। 16(4) क और 16(4) ख, ये दोनों देखो आपको साफ मालूम पड़ रहा है, ये 77 जो अमेंडमेंट है 1995 में जोड़ा गया है, और ये 2000 में जोड़ा गया है। इनकी हम बाद में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जोड़े गए थे, और आप अंत में समझ पाएंगे कि इन प्रावधानों का वास्तविक जो जोड़ने का उद्देश्य था वो क्या था। सीधे ही हम बात करते हैं 16(4) के बाद में क्लोज 16(5) की। तो 16(5) में लिखा है, विधि द्वारा किसी धर्म विशेष से जुड़ी संस्थाओं में नियुक्ति के लिए धर्म विशेष के व्यक्ति के लिए विशेष प्रावधान की छूट दी जाती है, यह दी गई है। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि 16 का जो क्लोज 5 है वो ये कहता है कि यदि कोई संस्था ऐसी हो जो राजकीय भी हो, लेकिन किसी धर्म विशेष से या उस धर्म विशेष का या समुदाय विशेष का उसमें क्या हो, प्रभाव हो, तो ऐसी संस्थाओं में नियुक्ति के मामले में आप धर्म के आधार पर भेदभाव कर सकते हो। ये इसका मूल निहित अर्थ है। इस आर्टिकल का मूल निहित अर्थ यही है कि किसी धर्म से जुड़ी हुई संस्था है और वो राजकीय, उसमें कुछ राजकीय पुट उसमें मिले हुए हैं, उसमें नियुक्ति से संबंधित कुछ कानून अगर बनते हैं और उन कानूनों में ये प्रावधान होता है कि चूंकि ये इस धर्म की संस्था थी इसलिए इस धर्म से जुड़े हुए लोगों को भी नियुक्ति दी जाए, तो ऐसे मामले क्या होंगे, ऐसे मामलों को हम ये नहीं कह सकते कि ये धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं। आर्टिकल 16 का क्लोज 2 है, उसमें जो धर्म शब्द मेंशन है उसका उल्लंघन करते हों, ऐसा नहीं होगा। अर्थात धर्म विशेष की संस्थाएं, संप्रदाय विशेष की, कुटुंब विशेष की जो संस्थाएं हैं, उनमें नियुक्ति से संबंधित अगर कोई मामला हो और उसमें धर्म के आधार पर कुछ विभेद पैदा किया जाता हो तो वो विभेद तर्कसंगत होगा। आर्टिकल 16(5) की लैंग्वेज यही है, इसका मूल भाव यही है। अब देखिए 16(6), ये बिल्कुल नया क्लोज है इसका, और ये 2019 में जुड़ा है इसमें। और हम जो बार बार सुनते हैं कि EWS को जो रिजर्वेशन दिया गया है, आरक्षण दिया गया है, वो EWS का जो रिजर्वेशन है वो इस 16(6) को जोड़कर दिया गया है। यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए नियुक्ति व आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। इससे पहले देखो क्या था, इसमें पिछड़े वर्ग के लिए था। तो इसमें कहीं भी मतलब 2019 से पहले हम ये नहीं कह सकते कि संविधान कहीं भी आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की बात कर रहा था। तो ये क्लोज 16(6) जोड़ा गया और उसके बाद में अमेंड किया गया संविधान को, और 2019 से 103वें संशोधन के माध्यम से EWS को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में नियुक्ति संबंधी प्रावधान कर दिए गए। यानी आर्थिक आधार को भी अब संविधान में सम्मिलित कर लिया गया है। 2019 से पहले की एक लंबी बहस थी जिसमें यह माना गया था कि ये इसमें शामिल है या नहीं है, लेकिन अभी ये इसमें शामिल हो गया है। तो ये है अपना आर्टिकल 16 की क्लोज 6 और उनकी लैंग्वेज और उनके मूल भाव। अब इसको हम जोड़ते हैं आरक्षण के साथ कि कैसे आरक्षण की यात्रा है वो शुरू होती है और कैसे विवादों में फंसती है। न्यायपालिका के जो विभिन्न निर्णय हैं वो आरक्षण के संबंध में क्या प्रावधान करते हैं, और किस तरह से सरकार ने न्यायपालिका के जो निर्णय हैं उनको बेअसर करने के लिए अमेंडमेंट किए हैं, संविधान में संशोधन किए हैं, और किस तरह से अभी भी ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक अशांत विवाद के रूप में अभी भी ये चलता जा रहा है ये विवाद। तो मैं इसको आप ज़रूर अपनी कॉपी या डायरी में नोट करेंगे। 16 के जो क्लोज 6 हैं इनको आप नोट कर लें। मैं अभी कुछ चीज़ें और जो आरक्षण के साथ जुड़ी हुई हैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ, तो इसके लिए मैं ऊपर की 2-3 जो चीज़ें हैं वो इनको मिटा देता हूं एक बार के लिए।
देखिए, अगर हम प्राचीन भारत या हम ये कहें कि आधुनिक भारत की पृष्ठभूमि में जाएं और रिजर्वेशन संबंधी कोई प्रावधान, आरक्षण संबंधी जो प्रावधान है उनको देखेंगे, तो सबसे पहले हम जाएंगे 1882 में। 1882 में कोल्हापुर महाराष्ट्र में एक रियासत थी कोल्हापुर, और कोल्हापुर के एक महाराज थे, महाराज शाहू। कोल्हापुर नाम था महाराज शाहू। इन्होंने सबसे पहले अपने राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उनमें एससी और एसटी को सामाजिक समानता स्थापित करने के नाम पे उनको विशेष दर्जा दिया या उनके लिए विशेष प्रावधान किए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है आरक्षण की वो 1882 में इसके हमें प्रारंभिक अवशेष दिखाई पड़ते हैं। महाराज शाहू थे कोल्हापुर के, उन्होंने महाराष्ट्र में जो उनकी रियासत के अधीन लोग थे, नागरिक थे, उनको, और उसमें भी विशेष रूप से एससी और एसटी, अनुसूचित जाति वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए थे। ये 1882 का मामला है। फिर अगर हम बात कर लें तो आपने ये सुना होगा कि 1909 में भारत में, ब्रिटिश भारत में बात कर लूँ तो 1909 में एक मार्ले मिंटो सुधार आया था। मार्ले मिंटो सुधार। इस मार्ले मिंटो सुधार में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करी गई थी। कुछ विशेष धर्म के मानने वाले लोगों को विशेष दर्जा या कुछ अल्पसंख्यक लोगों को कुछ विशेष छूट, इस तरह के प्रावधान थे वो मार्ले मिंटो सुधार में किए गए थे। उसके बाद अगर हम बात करें 1935 की, तो 1935 का जो अधिनियम आया था, उस 1935 के अधिनियम में भी क्या था, कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। विशेष प्रावधान, विशेष वर्ग शब्द काम में ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, विशेष जाति नहीं ले रहा हूँ, विशेष वर्ग, और उसके लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। विशेष प्रावधान। तो ये है संविधान लागू होने से पहले भारत में आरक्षण की पृष्ठभूमि। कोई बहुत ज़्यादा हम देख पाएंगे कि संपूर्ण भारत में ऐसा कुछ हुआ हो, ऐसा नहीं है। वर्तमान जो आरक्षण की स्थिति थी वो जो पैदा हुई है वो संविधान के लागू होने के पश्चात हुई है। संविधान लागू होने से पहले का जो आरक्षण का इतिहास है, रिजर्वेशन का जो इतिहास है, वो इतना सा है। अब हम बात करेंगे संविधान लागू होने के पश्चात के मामलों की। आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया था, और 26 जनवरी 1950 का जो संविधान लागू हुआ था उसमें एक आर्टिकल था, आर्टिकल 334। ध्यान देना आपको, अनुच्छेद 334। अनुच्छेद 334 में लिखा हुआ था कि लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों की विधानसभाएं और लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ स्थान आरक्षित किए जाएंगे। क्योंकि हम देखते हैं 1950 के दशक में जब संविधान लागू हुआ तो इन जो विशेष रूप से जो अनुसूचित जातियां हैं और जो जनजातियां हैं, इनकी सामाजिक पिछड़ेपन की जो स्थिति थी वो अत्यंत दयनीय थी, और संविधान निर्माताओं ने इस मर्म को महसूस किया और उन्होंने आर्टिकल 334 डाला, और विशेष रूप से प्रावधान जो किए वो किए लोकसभा और राज्य विधानसभा, इनमें कुछ स्थान एससी और एसटी के लिए आरक्षित किए गए। लेकिन ये प्रावधान आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट बात है, ये वाले जो प्रावधान थे यानी लोकसभा में स्थानों का आरक्षण, राज्यों की विधानसभा में स्थानों का आरक्षण, ये केवल 10 वर्ष के लिए रखा गया था। 10 वर्ष के लिए। ये संवैधानिक प्रावधान है अनुच्छेद 334 के तहत। अब आरक्षण की जो बहस है उसकी शुरुआत कैसी होती है, इसको समझना है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। और हम सबसे पहले बात करेंगे 1950 के एक कानून की, और वो कानून है मद्रास राज्य का कानून। आधुनिक जो तमिलनाडु है उसको मद्रास बोलते थे उस समय, मद्रास राज्य। मद्रास राज्य ने क्या किया है, 1950 में अपने यहाँ की जो शैक्षणिक संस्थान थे, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज, उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया। यानी मैं कह सकता हूँ 1950 में मद्रास राज्य ने एक कानून के द्वारा अपने यहाँ पे जातिगत आधार पे कुछ अनुसूचित जातियों को और जनजातियों को सरकारी सेवाओं में, नौकरियों में और प्रवेश में, यहाँ पे जो मामला है ना ये केवल प्रवेश के लिए है, आप ध्यान दें, प्रवेश में
आरक्षण का प्रावधान करा, प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान किया। ये प्रारंभिक प्रयास था संविधान लागू होने के पश्चात शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए। अगले ही वर्ष 1951 में क्या हुआ, देखो आप 1951 में आपने एक मामले का नाम सुना होगा, चंपाकम दोराईराजन। चंपाकम दोराईराजन के माध्यम से, यानी चंपाकम दोराईराजन वाद या केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आरक्षण दिया गया था शैक्षणिक संस्थानों में उसको अवैध माना और कहा कि ये जो आरक्षण है शैक्षणिक संस्थानों में एससी और एसटी की जो जातियां हैं उनके जो बच्चों को आरक्षण मिल रहा है वो अपने आप में अवैध है, क्योंकि ये आर्टिकल 16(1) का उल्लंघन करता है। 16(1) ये कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी। कोर्ट का ये मानना था कि चूंकि इसमें जातिगत आधार पर दिया गया है इसलिए जातिगत भेदभाव हो गए हैं, इसमें रेस के आधार पर भेदभाव हो गए हैं, इसलिए इसको खारिज कर दिया गया। 1951 का ये मामला है और 1951 का ये 50 का एक कानून था और 1951 में इसको बेअसर कर दिया गया। लेकिन हम देखते हैं कि जो आरक्षण संबंधी प्रावधान है एससी और एसटी की परिभाषा संविधान में दर्ज थी, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां। देखो आर्टिकल 334 में ये शब्द कहाँ में लिए गए हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। फिर आप देखेंगे आर्टिकल जो 15(4) है उसमें ये बात लिखी हुई है कि अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए क्या हो सकते हैं, विशेष प्रावधान हो सकते हैं। तो ये आरक्षण संबंधी प्रावधान थे वो स्पष्ट रूप से नहीं होकर उसमें अंतर्निहित थे अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए। अब मैं बात करता हूँ पहले संविधान संशोधन की। 1951 में चंपाकम दोराईराजन मामले में फैसला आ गया है और 16(1) का उल्लंघन मानते हुए मद्रास राज्य के उस कानून को निरसित कर दिया है, अवैध कर दिया है, खारिज कर दिया है, जिसमें एससी और एसटी के बच्चों को या एससी और एसटी समुदाय से अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के बच्चों को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश संबंधी कानून बनाए गए थे, उनको आरक्षण दिया गया था। अब 1951 में होता है पहला संविधान संशोधन और 1951 में पहला संशोधन है, उसके माध्यम से संविधान में क्लॉज जुड़ता है 15(4) और मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ 15(4) में क्या लिखा हुआ था। राज्य है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान, विशेष व्यवस्थाएं कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। तो ये अपने आप में अंतर्निहित था। यहाँ से निकलता है एससी और एसटी का आरक्षण, क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति की जो परिभाषा थी वो अनुच्छेद 334 में डिफाइन थी। अब 15(4) जोड़ दिया गया है पहले संविधान संशोधन के माध्यम से। लेकिन एक शब्द मैंने काम में लिया है 15(4) की लैंग्वेज को पुनः देखें आप। राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति वो तो अनुच्छेद 334 में हैं, पहले से डिफाइन है, उनका वर्णन है, उनका हवाला दिया गया है। लेकिन पिछड़ा वर्ग कौन है इसका कहीं संविधान में कोई हवाला नहीं मिलता है। हाँ, आधार दिए गए हैं दो, सामाजिक और शैक्षणिक। लेकिन इन पिछड़ों की पहचान कैसे हो भाई, कौन लोग पिछड़े हैं कौन पिछड़े नहीं है, इसका प्रावधान कैसे हो। तो हुआ ये कि ये 15(4) जोड़ दिया गया 1951 में पहले संविधान संशोधन से। अब होता यह है सबसे पहला काम 1953 में भारत में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति होती है, स्थापना होती है, आप ये कह सकते हैं प्रथम पिछड़ा आयोग, उसकी नियुक्ति। और आपने एक फेमस नाम है काका कालेलकर, काका कालेलकर, इसकी अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय आयोग बनाया गया जिसको ये जिम्मेदारी दी गई कि वो पिछड़े वर्ग हैं या पिछड़ी जातियां हैं उनकी पहचान करे ताकि उनके लिए भी प्रावधान किए जा सकें सेवाओं में। 1953 में ये बना, इसकी सिफारिशें आ गई लेकिन सिफारिशें इसकी लागू नहीं हो पाई। इस आयोग के माध्यम से भारत में ओबीसी आरक्षण संबंधी कोई प्रावधान नहीं किए जा सके, इसकी सिफारिशें लागू नहीं हुई। तो हम केवल इतना याद रखेंगे कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग है वो काका कालेलकर की अध्यक्षता में 1953 में गठित किया गया था, जिसकी सिफारिशें बाद में लागू नहीं हो सकी थी। एक बात। अब हम बात करेंगे दूसरे पिछड़ा आयोग की। दूसरा पिछड़ा आयोग, दूसरा पिछड़ा आयोग, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पूरे के पूरे संविधान में जो रिजर्वेशन संबंधी प्रावधान है उनके केंद्र में जो चीज़ है वो है दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। एक तो आपने नाम सुना है बीपी मंडल,
बीपी मंडल। देखो पूरा नाम है इसका बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होता है 1978 में। ध्यान देंगे आप, 1978 में ये भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जनता पार्टी की सरकार। 1977 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने उनके कार्यकाल में 1978 में, यानी सरकार जब बनी तो उसके अगले ही वर्ष बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़े आयोग की, या पिछड़े वर्ग के लिए जो प्रावधान करने वाला आयोग है, उसकी नियुक्ति कर दी 1978 में। और ये नियुक्ति कर दी, इस आयोग ने अपनी सिफारिशें 1980 में सौंप दी। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़े आयोग का गठन हुआ 1978 में, और 1980 में उसने क्या करा, अपनी सिफारिशें दे दी, लेकिन ये सिफारिशें लागू नहीं हो सकी। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में जो आयोग बना हुआ था, उस आयोग ने ये पाया कि 3743 आप ये याद रखें, ये जातियां हैं। तो पहचान कैसे कर रहा है ये आयोग, जाति के आधार पर पहचान करा कि ये जातियां हैं, ये पिछड़ी हुई हैं। तो ये 3743 जातियों को सूचीबद्ध करा कि ये जातियां हैं, इनका जो राजकीय सेवाएं हैं, सरकारी सेवाएं हैं या लोक नियोजन है, उसमें इनका समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, और ये जातियां पिछड़ी हुई हैं। पिछड़ी जातियां बोलते हैं सामाजिक स्तर पे और शैक्षिक स्तर पे, तो ये पिछड़ी हुई जातियां थी। तो इतनी जातियों को उन्होंने चिन्हित किया। लेकिन आप ध्यान दें, इस आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हो सकी थी। 80 में जो सिफारिशें आ गई थी, ये लागू नहीं हो सकी थी। इस आयोग की जो प्रमुख सिफारिश थी वो ये थी 27% आरक्षण। किसके लिए? पिछड़े वर्ग के लिए। पिछड़े वर्ग के लिए, यानी इन जातियों के लिए 3743 जो जातियां थी, जो सूचीबद्ध हुई थी, दूसरे इस पिछड़े आयोग ने की थी, यानी मंडल आयोग ने की थी। देखो इसका लोकप्रिय नाम है मंडल आयोग है, क्योंकि बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे। अब 27% आरक्षण की सिफारिश इन लोगों ने कर दी है। बीपी मंडल आयोग ने, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने इस आयोग का नेतृत्व करते हुए ये सिफारिश सरकार से कर दी कि साहब 27% आरक्षण इनको मिलना चाहिए। 3743 जातियों को हमने पिछड़ा पाया है, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। सिफारिशें यहाँ पे लागू नहीं हो रही हैं, ये आप ध्यान देना। दूसरा देखो 27% आरक्षण क्यों? 52% पॉपुलेशन पाया कि भाई 3743 जो जातियां हैं वो देश की कुल क्या है, 52% पॉपुलेशन है, 52% जनसंख्या है। लेकिन उन्होंने केवल 27% आरक्षण का प्रावधान किया। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि ये 52% जो आरक्षण का प्रावधान, 52% जो पॉपुलेशन थी, इसके पॉपुलेशन के अनुपात में तो आरक्षण 52% होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं करा गया। क्यों नहीं करा गया? क्योंकि 1963 में एक मामला था बालाजीवाद। इसको बालाजी केस के नाम से हम जानते हैं। 1963 के एक बालाजी केस में एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें यह बताया गया था कि आरक्षण की जो अधिकतम सीमा है वो 50% हो सकती है। तो अगर इनको हम 52% रिजर्वेशन दे देंगे तो अकेले इनका ही 52% हो गया, जबकि आरक्षण की कुल सीमा बालाजी केस में SC, ST और OBC के मामले में अधिकतम कितनी तय की थी? 50% से अधिक आरक्षण नहीं होगा। अगर 50% से अधिक आरक्षण होगा तो वो फिर संविधान के आर्टिकल 16 का जो क्लोज फर्स्ट है, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा फिर। यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता है, वो शेष वर्ग जो बचा हुआ वर्ग है उसके लिए उपलब्ध नहीं रहेगी। ये इसमें प्रावधान था बालाजी केस में। तो बालाजी केस में प्रावधान था, इसलिए इन्होंने ये ध्यान रखा कि 27% की गुंजाइश ही बनती थी, तो 27% रिजर्वेशन यहाँ पे दे दिया गया है। और ये 1980 की सिफारिशें हैं, लेकिन 1990 में वीपी सिंह सरकार, विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने इस मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करा। 1990 में लागू है, यानी मंडल आयोग की जो सिफारिशें 1990 में लागू हुई हैं। 1990 में लागू हुई हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार के द्वारा, वीपी सिंह सरकार के द्वारा ये लागू करी गई है। अब ये लागू करते ही, यानी एक कार्यपालिका आदेश के द्वारा 27% रिजर्वेशन पिछड़े वर्गों को प्रदान कर दिया गया। और जो ही ये आदेश प्रदान किया गया, तो ही राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल मची। बहुत सारे लोग जनहित याचिकाओं के माध्यम से अपने मूल अधिकारों के बचाव के माध्यम के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे, और
एक ऐतिहासिक वाद जिसको हम इंदिरा साहनीवाद बोलते हैं 1992। इंदिरा साहनीवाद। इस इंदिरा साहनीवाद में इसको चैलेंज किया गया, ये ध्यान देना अपने को। इंदिरा साहनीवाद के माध्यम से वीपी सिंह सरकार के 27% ओबीसी की रिजर्वेशन के फैसले को चुनौती दी गई थी। और इंदिरा साहनीवाद में जो फैसले आते हैं वो फैसले वो लैंडमार्क डिसीजन है अपने आप में। 4-5 बातों की मैं यहाँ पे आपके सामने चर्चा करूँगा, कौन से फैसले आते हैं। नंबर एक बात तो सबसे पहले तो ये मैं बता दूँ आपको कि पिछड़े वर्ग को जो ये रिजर्वेशन 27% दिया गया था, इस केस में 9 जजों की बेंच बैठी हुई थी और 9 जजों की बेंच का ये फैसला था अपने आप में विशिष्ट किस्म का। तो एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि इंदिरा साहनीवाद का फैसला जब आया नवंबर 1992 में, तो उन्होंने ये पाया कि ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो बिल्कुल ठीक दिया गया है, वो तथ्यात्मक रूप से, कानूनी रूप से और संवैधानिक रूप से कहीं भी गलत नहीं है। ठीक है, एक बात तो ये, यानी हम कह सकते हैं कि ओबीसी आरक्षण को सही पाया, ओबीसी आरक्षण को सही पाया। अब क्या हुआ, ओबीसी आरक्षण को तो सही पाया, लेकिन कोर्ट ने एक शर्त यह भी लगा दी कि ओबीसी की जिन जातियों की आप बात कर रहे हो, उन जातियों के सभी लोगों को ये आरक्षण नहीं मिले, बल्कि उनमें से संपन्न लोग हैं जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से हैं, उनको इस दायरे से बाहर किया जाए। अर्थात मैं कह सकता हूँ दूसरी भाषा में क्रीमीलेयर का विचार यहाँ पे आया। क्रीमीलेयर को हम हिंदी में ये बोल सकते हैं मलाईदार परत। यानी किसी जाति में, किसी समाज में, किसी वर्ग में ऐसी परत, या मलाईदार परत का मतलब हो गया उस जाति का, उस वर्ग का विशेष हिस्सा जो बाकी जाति से, बाकी वर्ग से ज़्यादा साधन सुविधा संपन्न है, ज़्यादा शिक्षित है, सामाजिक रूप से ज़्यादा सुदृढ़ है। तो इंदिरा साहनीवाद का जो फैसला था उसमें यह था कि भाई ओबीसी का आपका जो रिजर्वेशन है वो तो ठीक है, लेकिन इस ओबीसी की रिजर्वेशन में आप सभी इन जातियों को बराबर नहीं दे सकते, बल्कि इसमें से जो मलाईदार परत है, क्रीमीलेयर वर्ग है, उसको अलग करें, आप उसको इससे पृथक रखें। एक बात। फिर देखो, एक ये था 50%। एक इंदिरा साहनीवाद में ये भी माना गया कि जो रिजर्वेशन है इसकी जो सीमा है अधिकतम वो 50% ही होनी चाहिए। ये एक और महत्वपूर्ण प्रावधान था। अगला जो प्रावधान है वो ये है, इसमें पिछड़ी जाति का आधार और पिछड़ा वर्ग है या नहीं है या नहीं। यानी कोर्ट ने जब सरकार से सवाल पूछा कि भाई आपने कैसे चिन्हित किया कि ये वर्ग पिछड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि साहब पूरे संविधान में पिछड़ा जो शब्द है और पिछड़ा जो वर्ग है उसकी परिभाषा कहीं भी मेंशन नहीं है, इसलिए हमने पिछड़ी जाति को ही पिछड़े वर्ग के रूप में समाहित किया। तो कोर्ट ने इस बात को बिल्कुल ठीक माना कि चूंकि परिभाषा इसमें दर्ज नहीं है संविधान में कहीं भी, अतः पिछड़ी जाति को हम पिछड़े वर्ग के निर्माण में एक आधार मान सकते हैं, एक प्रमुख इसका ये मान सकते हैं कि तथ्य है, ये फैक्ट है। यानी ये फैक्ट मान सकते हैं कि जाति है वो पिछड़ी है और विभिन्न जातियां जो पिछड़ी मिल जाएंगी तो वो पिछड़ा वर्ग बन जाएंगी, क्योंकि परिभाषा संविधान में दर्ज नहीं है। अतः पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण है वो संविधानोचित नहीं माना उनको। ये नहीं माना कि भाई ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है या बेकार है या कहीं उसका अतिक्रमण करता है। तो ये अवधारणा यहाँ पे आ गई। फिर देखो आप, क्रीमीलेयर की अवधारणा आई गई यहाँ पे। क्रीमीलेयर के लिए फिर 1993 में एक कमेटी बना गई, रामनंदन कमेटी थी, जिसने क्रीमीलेयर की पहचान किस आधार पे करनी है। तो उन लोगों ने आय के आधार पे इसकी पहचान करी कि इस आय वर्ग के लोगों को हम ये पिछड़ी जातियों में नहीं मानेंगे, इनको आरक्षण दे नहीं होगा। तो ये हो गया यहाँ तक का। एक देखो और इसमें फैसला आया था, वो यह आया था कि पदोन्नति में भी आरक्षण नहीं है, केवल प्रारंभिक स्तर पर आरक्षण होगा, पदोन्नति में भी आरक्षण नहीं होगा। साथ ही इसने SC ST को भी लपेट लिया कि पदोन्नति में आरक्षण है वो यहाँ पे दे नहीं होगा। 1955 से भारत में SC ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण था, जो यहाँ पे वो करेंगे पदोन्नति में आरक्षण को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये कोर्ट की एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी थी। तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है। अब एक थोड़ा आगे वाले बिंदु को हम समझें, इससे पहले तमिलनाडु का एक विशेष प्रावधान है, उसको हम देखते हैं। आप पढ़ते भी होंगे कि तमिलनाडु में जो आरक्षण है आज की स्थिति में वो कितना है, 69%। यानी SC ST और OBC का जो कुल रिजर्वेशन है वो कितना हो गया है, वो 50% से अधिक है। जबकि हम देखते हैं देवदास मामले में,
बालाजी वाले मामले में और इस मामले में भी बार बार कोर्ट के डिसीजन ये आ रहे हैं कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, अब SC ST और OBC का आरक्षण कितना हो गया? 69% तमिलनाडु में। तो ये अपने आप में ही खारिज हो गया भाई, अपने आप में ये खारिज हो गया कि ये 69% है, तो ये कैसे संभव हो पाएगा? और जब ये मंडल आयोग के इस मामले के बाद में इंदिरा साहनी वाले मामले में जब फैसला आया और इसमें ये साफ कर दिया गया कि 50% से अधिक नहीं होगा, तो ये 69% लिए हुआ था। तो इस पर तलवार चलने मतलब असंभव हुई थी, इस पर संकट आना तय था। तो इसके लिए क्या हुआ है? इसके लिए हुआ है एक संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन जो हुआ क्षेत्रवा, और 1994 में किया गया है। क्षेत्रवा संविधान संशोधन 1994 में मंडल आयोग में इंदिरा साहनी केस का फैसला आने के पश्चात हुआ, क्योंकि अब तमिलनाडु का 69% जो रिजर्वेशन था वो सेफ नहीं था। तो अब क्षेत्रीय संविधान संशोधन 1994 के माध्यम से क्या किया गया है, इस आरक्षण संबंधी प्रावधान को जो वहाँ की विधानसभा ने पास किया था, तमिलनाडु की विधानसभा ने, उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया। 9वीं अनुसूची में डाल दिया। अब 9वीं अनुसूची में जब डाल दिया इस आरक्षण को 69% को, तो अब वो क्या हो गया है, अब वो समीक्षा, न्यायपालिका की समीक्षा के दायरे से बाहर हो गया है, न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर हो गया है। अब न्यायपालिका को ये अधिकार नहीं बचता कि वो उसको खारिज कर दे। तो ये आरक्षण संबंधी ये प्रावधान भी अपने को याद रखना है। ठीक है, अब हम पदोन्नति आरक्षण की बात करें तो देखो, जो 16 के प्रावधान हैं, वो कोई भी प्रावधान है वो पदोन्नति आरक्षण की बात नहीं करते हैं। तो हुआ क्या है, देखो मैं आपको बता रहा था कि 16(4) का जो खंड क है, अब बात आएगी 16(4) के जो 2 खंड जोड़े गए थे बाद में, 4(क) और 4(ख), इनकी बात मैं अब करूंगा आपके सामने। देखो 4(क) का खंड क्या है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण कब जोड़ा गया है? 1995 में। अर्थात संवैधानिक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्या किया गया है? पदोन्नति में आरक्षण। कब किया गया है? 1995 में। क्यों किया गया है? इंदिरा साहनी वाले मामले में जो फैसला ये आया था कि पदोन्नति में आरक्षण दे नहीं होगा, इसको निष्प्रभावी करने के लिए SC ST को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए क्या किया गया है? 16 का क्लोज 4 है, उसमें क्लोज 4(क) या 4(a) जोड़ा गया है, और इसमें इसके माध्यम से प्रावधान कर दिया गया कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। दूसरा देखो 4(ख). 4(ख) देखें आप, अग्रनयन का नियम 50% की सीमा के अंदर ही माना जाएगा, यानी 81वें संविधान संशोधन 2000 के माध्यम से ही जोड़ दिया गया। एक और आपको मैं बता दूं, आपको अग्रनयन का नियम या कैरी फॉरवर्ड का नियम जो रिजर्वेशन के साथ जुड़ा हुआ है, वो ये है कि मान लीजिए किसी वर्ष में भाई 50% आरक्षण का प्रावधान तो कर दिया गया है कि 50% से अधिक नहीं होगा, और जो सरकारें हैं वो इसको लेकर सचेत भी हैं और उन्होंने ऐसे कुछ प्रावधान भी नहीं किए हैं। लेकिन कुछ विशेष स्थितियां बन गई। वो कैसे बनी देखो, मान लिए किसी राज्य के अंतर्गत, अगर मैं बात कर लूँ राजस्थान के अंतर्गत, तो किसी वर्ष विशेष में राजस्थान में सरकारी सेवाओं में 100 पदों के लिए भर्तियां हुई, 100 के लिए भर्तियां हुई। तो हम जानते हैं 16% SC का आरक्षण राजस्थान में है, 12% ST का है, कुल हो गया 28%। अब 16% SC का है, लेकिन जिस पद के लिए भर्ती निकाली गई थी उसके लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। तो कितना हो गया ये योग्य अभ्यर्थी जब नहीं मिले तो 16 SC की सीटें खाली रह गई है सारी की सारी। और अगले साल जब भर्ती आएगी तो फिर इसमें क्या हुआ, फिर मान लो अगले साल फिर भर्ती हुई तो 16 फिर से आई SC के लिए, फिर 12 ST के लिए आई, और ये मान सकते हैं कि SC और ST की यहाँ नहीं भरी सीटें, कोई योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला। तो नियम ये था कि इनको कैरी फॉरवर्ड किया जाए, यानी ये 16 वैकेंसी हैं, अगली बार जब 100 वैकेंसी आएंगी तो उसमें से कितना कर दिया जाए, इनको 32 कर दिया जाए। तो इस तरह से करते करते जब 32 किया गया तो कोर्ट ने माना कि भाई कैरी फॉरवर्ड का जो नियम है उसके माध्यम से क्या हो रहा है, एक ऐसी स्थिति आ जाएगी एक दिन कि फिर SC के लिए 100 में से कितनी सीट हो जाएंगी, 50 हो गई। अकेले SC के लिए जब 50 हो गई तो आप देखो क्या स्थिति बन सकती है, फिर 50% से अधिक आरक्षण हो गया। यानी कोर्ट ने ये मान रखा था कि एक वर्ष के अंतर्गत जो भर्तियां आप करते हो उनके लिए क्या हो सकता है, तो कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये 16(1) की जो मूल भावना है उसका विरोधी है, तो इसको खारिज कर देना चाहिए। देखो कैसे है मूल विरोधी, मैं पुनः एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या था। पुनः इसी उदाहरण से समझेंगे हम। 16% आरक्षण है SC का, 12% है ST का, 21% है OBC का। हम बात कर लेते हैं, कुल आरक्षण कितना हो गया, 49%। अब ये 16%, हम ये मान लेते हैं कि 16 में से केवल 10 सीट भरी है यहाँ पे, तो 6 सीट बच गई ना यहाँ पे,
तो 6 सीट बच गई। अगली बार जब यही सेम भर्ती आएगी तो 6 सीट इसमें जुड़ जाएंगी, तो कुल कितनी हो गई? 55 हो गया ये। तो इसको कोर्ट ने ठीक नहीं माना, गलत माना इसको, कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। तो कोर्ट ने जब खारिज किया तो इस कैरी फॉरवर्ड के नियम को आगे बढ़ाने के लिए या बैकलॉग को सुरक्षित रखने के लिए, इनका लाभ वास्तव में SC ST को ही देने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया कि अगर नैन का नियम है वो 50% की सीमा के अंदर ही माना जाएगा। ऐसा नहीं कि वो 50% के नियम का उल्लंघन कर रहा है, उसके अंदर ही माना जाएगा। 81वें संविधान संशोधन 2000 से ये काम कर दिया गया है। ठीक है। और अब एक नया प्रावधान आपको बता चुका हूँ, AWS का जुड़ चुका है। और पदोन्नति में आरक्षण SC ST को 1955 से ही मिल रहा है, अभी तक भी मिल रहा है। OBC के लिए ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि ऐसा कुछ क्लॉज 16 में नहीं जोड़ा गया है कि OBC को भी ये दे सकते हैं। जिस तरह से SC ST के लिए जोड़ा गया है वैसा OBC के लिए नहीं जोड़ा गया है। और एक 2007 का मैं नागराजन मामला है, इसकी बात और देता हूँ आपको। ये भी आरक्षण से जुड़ा मामला है, नागराजन मामला। इसमें विभिन्न जो SC ST की पदोन्नति और OBC के आरक्षण संबंधी जो मामले थे उनको चुनौती दी गई थी। लेकिन चुनौती जी बहुत सारे आधारों पर दी गई थी, बहुत सारे ग्राउंड थे उसके। 50% वाला ग्राउंड भी था। सेवाओं में जो, अब जब आप SC ST और OBC की नियुक्ति करते हो तो उसकी जो सेवाओं में जो क्वालिटी है, उसकी जो गिरावट है, उसको लेकर भी था। कुल मिलाकर नागराजन केस का जो ऐतिहासिक फैसला था उसमें पदोन्नति में आरक्षण को स्वीकार कर लिया गया। हमें इस नागराजन केस को ये याद रखना है। अभी भी कुछ मामले हैं जो लंबित हैं और ये एक लंबी अंतहीन बहस है जो चलती जाएगी। तो आज की इस लेक्चर में इतना ही। मैं समझता हूँ कि मैं आपको अनुच्छेद 16 के जो सारे खंड हैं उनकी मूल भावना और आरक्षण के साथ उनके संबंध को ठीक से समझा पाया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।